ओहो सर डिस्कनेक्ट हो गया। छुट्टी होगी, नेट नहीं आ रहा। ये होस्ट सरमत साहब क्यों हैं? यार अरे, सर भी कनेक्टेड थे, disconnect होकर फिर आ गया। मतलब n स्क्वायर होता है। यस। तो सर इसमें मैंने एक सिलेक्ट किया था, अच्छा वो आपने ऑल ऑफ दीज आंसर रखा होता, ये ट्रिकी था जरा। हाँ ट्रिकी था, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो वो उसने ही आंसर करना था जिसने कुछ 3-4 एल्गोरिथम बड़े अच्छे तरीके से डेटा के ऊपर रन करके देखे हैं और उसने थोड़ा सा एनालिसिस किया जिस तरह से आप करते हो। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी क्वेश्चन इजी थे रिलेटिवली। ठीक हो जी सर, ठीक है। थैंक्स तो सर। वैसे 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 हाईएस्ट जो है वो 7 ही है आउट ऑफ 10। ठीक है सर, थैंक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ठीक है। बस टुडे एक और बात बताइएगा, एक और बात जी जी बताइएगा सर, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जो लूप वाली कंडीशंस होती हैं उनको हम, मतलब अगर दो लूप लगे हुए हैं एक के अंदर एक, तो वो मल्टीप्लाई करते हैं ना हम उनको कैलकुलेट करते हुए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर इफ एल्स वगैरह होती है तो उसको हम एक ही काउंट करते हैं, वन। मतलब इफ एल्स एक ही काउंट होगा ना, एक ही दफ़ा, या इफ चलेगा या एल्स चलेगा। उसको आप किस तरह से लूप्स के साथ कंपेयर कर सकते हो? उसको हम वन ही कंसिडर करेंगे ना, मतलब उसको हम लाइक जिस तरह वो एन या एन वगैरह को हम कैलकुलेट करते हैं उस तरह तो नहीं देखेंगे हम। देखें जिस तरह से आप फॉर लूप के अंदर अगर इफ एल्स लगा यहाँ पे, ठीक सर है, वो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ही कंसिडर तो करेंगे जितनी उसकी ऑब्वियसली जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा ही हम कहेंगे कि इफ़ की है या एल्स की है, उतनी दफ़ा इसकी रन टाइम कॉस्ट मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम इफ़ भी चल जाए ये वाली कंडीशन, तो इसकी कॉस्ट जो है वो बिग ऑफ एन है। और हो सकता है मैक्सिमम एन एल्स वाला जो है केस वो चल जाए, तो इसकी कॉस्ट भी बिग ऑफ एन। सर देखें, अब आपने जिस तरह बाइनरी सर्च का लिखवाया था उसमें जो पहली हाँ कंडीशन थी इफ लो इज ग्रेटर देन हाई वाली, तो उसकी हाँ आपने C1 इंटू लॉग एन लिखवाई थी, ऐसी है। या सर ऐसे ही। लेकिन सर मैं जब सर्च कर रहा दोबारा था से तो उस बताएं, पे इन सारी, जी जी, दोबारा से बताएं जो बाइनरी सर्च की आप बात कर रहे हो, दोबारा से बताएं। मैं रिकर्सिव बाइनरी सर्च की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ उसमें हम पहली कंडीशन है इफ लो इज ग्रेटर देन हाई, हाँ जी, रिटर्न फॉल्स करा रहे थे ना हम। इस सही पे जो सही। पहला स्टेप इफ वाली कंडीशन, इसकी कॉस्ट आपने लिखवाई थी C1 इंटू लॉग एन। सर बिल्कुल मैं जब सर्च कर रहा था तो उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो सारी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट्स थी ना उनकी वन कंसिडर कर रहे थे, जहाँ पे हम रिकर्सिव को फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना नीचे एंड पे आके दो दफा, वहां पे उसकी लॉग एन इंटू लॉग एन, मतलब लॉग एन दोनों की लिखी हुई थी। इस तरह हुआ हुआ था, मतलब उन स्टेटमेंट्स की वन 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 लिखी हुई थी। तो ये ठीक अप्रोच है। देखें वो बेसिकली ये कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लॉग एन टाइम्स जो है वो आपकी रिकर्सिव कॉल है, ठीक है, और हर दफ़ा हर स्टेप के ऊपर इसकी जो कॉस्ट है वो 1 है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो उसकी कॉस्ट होगी वो बिग ऑफ एन है। मैंने आपको कंसेप्टिवली ये लिखवा दिया था कि इस स्टेटमेंट की जो कॉस्ट है वो बिग लॉग एन है। ठीक है, हाँ वो तो बिग ओ एन ही आ रही है, ठीक है। हाँ, तो वो तो वो मतलब ये इस बात बेसिकली में ना कि हम उसका लॉग एन में फर्दर, जो है एंड पे लिख हाँ रहे हैं रिकर्सिव कॉल के दौरान। हाँ, बेसिकली आप जो है ना वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा ना जाएं कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की कॉस्ट समटाइम्स जो है मीनिंगलेस होती है। मतलब असल में जो मैक्सिमम को कॉस्ट, देखना होता है हमें। असल में जो आपने ओवरऑल एल्गोरिथम को देखना है कि एल्गोरिथम की कॉस्ट कितनी है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की कॉस्ट डजंट मैटर, ठीक है, और उसकी ठीक है कॉस्ट जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट हो भी नहीं सकती। जैसे हमें नहीं पता कि लूप में इफ कितनी दफ़ा चलेगा और एल्स कितनी दफ़ा चलेगा, वी डोंट नो। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द डेटा विच विल इनपुट। अगर एक स्टूडेंट कोई और डेटा देता है और एक स्टूडेंट कोई और इनपुट दे देता है, तो उसमें हो सकता है आपके केस में 5 दफ़ा इफ चल रही हो, 5 दफ़ा एल्स चल रही हो, उसके केस में हो सकता है 10 दफ़ा इफ चल रही हो। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द डेटा है। तो इसके बारे में इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। असल में हम कंसर्न करते हैं फॉर लूप में कि फॉर लूप जो है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा।
इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे. तो we actually concerned about the total number of the cost of a program of algorithm rather individual statements. Okay, All right, sir. Thank you. welcome. So कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. ठीक है. Sir? Okay, so today we will discuss about quicksort algorithm. ठीक है. क्विक इन प्लेस एल्गोरिथम है. ठीक है. रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. ठीक है. वो इसका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस जो है वो डिफरेंट है. तो क्विक सॉर्ट किस तरह से हम इसका एल्गोरिथम जो है वो लिख सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअल में रन कैसे होता है. ठीक है. सो ये अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है. आपके पास डेटा है और उसमें सपोज डेटा है आपके पास 7, 11, 9, 2, 6, 5. ओके. सो ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है? ये बेसिकली पार्टीशनिंग एल्गोरिथम है. ठीक है. पार्टीशनिंग मतलब है कि मतलब डिवाइड एंड कनकर आपने एक इसमें अप्रोच हम एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं. डिवाइड एंड कनकर अप्रोच ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमने एक लार्जर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है. ठीक है. तो अप्रोच जो है वो ये कहती है कि आप उस लार्जर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें. ठीक है. और सब प्रॉब्लम्स को आप जो है वो सॉल्व करें. ठीक है. इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया और फिर इनके रिजल्ट्स जो हैं वो मर्ज कर लिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये जो डिवाइड एंड कनकर अप्रोच है ये बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है. और उसमें से आप मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हो और सपोज 1000 एलिमेंट्स हैं आपके पास टोटल. ठीक है. और उनकी वैल्यूज़ भी वही हैं कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इस तरह से आपके पास डेटा है. ठीक है. एंड सो ऑन. तो 1000 एलिमेंट्स हैं. अगर आपके पास 4 कोर्स हैं, 4 डिफरेंट मशीन्स हैं आपके पास, तो आप डेटा को बजाय इसके कि एक ही कोर के ऊपर आप डेटा को सेंड कर दें और उसका मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो वो इसको फाइंड करेगा बिग ऑफ एन में. मीन्स उसको 1000 कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे टू फाइंड 99 कर लें, 99, 900 इतने कंपैरिजन उसको करने पड़ेंगे विच इज़ इक्वल टू बिग ऑफ एन. तो बजाय इसके कि हम एक टास्क जो है वो एक ही कोर को दे दें, हमारे पास अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो हम इस टास्क को डिफरेंट रिसोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम उसको बाद में कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. ओके. सो अब आपको ठीक आ रही होगी आवाज़. यस सर, अभी ठीक. ओके. सो जब आपके पास एक टास्क है तो अगर आपके पास 4 कोर्स हैं तो आप ये कर सकते हो कि आप इक्वली इस डेटा को डिवाइड कर दें. पहले जो 250 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. वो आप इसको असाइन कर दें. नेक्स्ट जो 250 से 251 से जो आपके पास 500 तक डेटा है या डेटा एलिमेंट्स हैं वो आप नेक्स्ट कोर को असाइन कर दें. ठीक है. और उससे जो नेक्स्ट डेटा है 501 से लेकर 500 750 तक वो डेटा आप इसको असाइन कर दें. और उसके जो 751 से लेकर जो 1000 तक का जो डेटा एलिमेंट्स हैं. ठीक है. वो आप इसको असाइन कर दें इस कोर को. ठीक है. सो इस तरह से क्या होगा कि ये कोर होगी ये इन एलिमेंट्स में से मैक्सिमम फाइंड कर लेगी, ये इनमें से मैक्सिमम फाइंड कर लेगी और ये इनमें से मैक्सिमम फाइंड कर लेगी और ये इन डेटा एलिमेंट्स में से मैक्सिमम फाइंड कर लेगी. तो हर एक ने कितना काम किया? हर एक ने 250 ऑलमोस्ट 250 या 249 कंपैरिजंस परफॉर्म किए इन पैरेलल. जब ये मैक्सिमम फाइंड कर रहा था तो ये भी मशीन मैक्सिमम फाइंड कर रही थी, ये भी मैक्सिमम फाइंड कर रही थी, ये भी मैक्सिमम फाइंड कर रही थी. तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होकर क्या हो गई है? n/p हो गया है. n/p का मतलब ये है p इज़ द नंबर ऑफ प्रोसेस. अगर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जो हैं वो आपके पास 4 हैं तो यहाँ पे p की वैल्यू 4 आ जाएगी.
तो आपकी जो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑब्वियसली इट इज़ लेसर देन इक्वल टू n। इक्वल किस केस में आएगा, जब हम जो है वो p की वैल्यू 1 लेंगे। ओके, जब एक ही कोर आपके पास होगी तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। अगर p की, अगर दो प्रोसेसर लेंगे, दो डिफरेंट मशीन्स लेंगे, तो ऑब्वियसली काम जो है वो डिवाइड होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा मशीन्स लेंगे उतना ज़्यादा काम डिवाइड होता जाएगा, और वो पैरेलल काम हो सकता है। अब कनकर का मतलब क्या है, डिवाइड तो हमने कर लिया, अभी हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आया। हमारा रिजल्ट ये है कि हमने इसमें से मैक्सिमम फाइंड करके देना है, विच इज़ 1000। सो ये कहेगा कि ये मेरे पास जो मैक्सिमम आया है वो है 250, ठीक है। और दूसरी मशीन जो कहेगी वो अगर मेरे पास जो मैक्सिमम आया है वो है 500, और तीसरी मशीन जो है वो ये वाली कहेगी कि मेरे पास जो मैक्सिमम आया है वो 750 है, ठीक है। और जो लास्ट जो फोर्थ वाली मशीन है वो कहेगी कि मेरे पास जो मैक्सिमम है वो है 1000। तो इन चारों में से फिर इनको इन चारों में से फिर मैक्सिमम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 3 और कंपैरिजंस लगेंगे तो मैक्सिमम फाइंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम अपने डेटा को डिवाइड कर सकते हैं, और इसको अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज हम उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके उसको उससे हम अपना प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह की अप्रोच जो है वो यूज़ कर रही है यहाँ पे क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। वो पार्टीशनिंग करती है, पार्टीशनिंग की बेस पे ये जो है वो डेटा को डिवाइड करती है, और इंडिविजुअली डेटा जो है वो जो है उसको सॉर्ट करती है। स्टूडेंट्स म्यूट रखें अपने आप को, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो है आपकी आवाज़ से डिस्टर्ब ना हो। ओके, सो आपके पास फॉर एग्जांपल डेटा है 7, 2, 9, 11 और 5। ओके, ये डेटा आपके पास। तो क्विक सॉर्ट जो है वो इस तरह से वर्क करती है कि जब जो सबसे फॉर एग्जांपल इसमें एक पिवट एलिमेंट होता है, तो उस पिवट एलिमेंट को आप इस वो डिपेंडिंग अपॉन दो डिफरेंट तरह से आप पिवट एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पहले एलिमेंट को भी पिवट एलिमेंट कह सकते हैं, आप लास्ट एलिमेंट को भी पिवट एलिमेंट कह सकते हैं, या आप इनमें से कोई रैंडमली कोई एलिमेंट जो है वो ले सकते हैं, उसको भी आप पिवट एलिमेंट कह सकते हैं। और आप कोई ऐसा एलिमेंट भी ले सकते हैं जो कि हो सकता है कि मतलब इस अरे का पार्ट ही ना हो, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज में ही हो। मीन्स के इसकी जो रेंज है डेटा की वो 2 से 11 तक है। तो इसके अंदर से भी आप जो है कोई पिवट एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग, जो कोई हो सकता है इस तरह का पार्ट ना हो, फॉर एग्जांपल 6। ओके, सो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम जो है ना लास्ट एलिमेंट को एज ए पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस पिवट एलिमेंट की बेस पे इस अरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो कैसे, हम पिवट एलिमेंट के साथ जो है ना जो कंपैरिजन है करेंगे, फॉर एग्जांपल 7 है, ठीक है, तो इसको हम जो है वो हम पिवट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और अगर 7 जो है वो पिवट एलिमेंट से छोटा है तो हम इसको स्वैप करेंगे, अदरवाइज हम स्वैप नहीं करेंगे। तो अब होगा क्या, तो जब हमारा एल्गोरिथम रन होगा तो होगा क्या कि जो हमारी अरे है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो 5 कहीं पे आ जाएगा, और उससे उससे जो पहले वाले एलिमेंट्स होंगे वो इससे छोटे होंगे, लाइक 7 सॉरी 2, ठीक है, जो इससे छोटे हैं, और इससे जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉर्टिंग ऑर्डर में हो, जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है सॉर्टेड ऑर्डर में हो, और ये छोटे एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है सॉर्टेड ऑर्डर में हो। लेकिन सिर्फ ये होगा कि पिवट की बेस पे जो इससे छोटे एलिमेंट्स हैं वो इस साइड पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे, और जो इससे लार्जर एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड पे आ जाएंगे। तो बाय कंपैरिजन हम एक दफ़ा एक लूप चला के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स छोटे हैं और कौन से एलिमेंट्स इससे बड़े हैं। तो उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ओके, तो अब जब हम ये इंश्योर कर लिया कि ये जो 5 की पोजीशन है वो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, राइट पोजीशन है, ये इंश्योर हो गया इतने से। अब इसके ऊपर फिर इस डेटा के ऊपर फिर हम दोबारा से क्विक सॉर्ट जो है वो रिकर्सिवली कॉल कर लेंगे, और इसके ऊपर भी हम रिकर्सिवली जो है अपनी क्विक सॉर्ट जो है दोबारा से कॉल कर लेंगे। तो इससे रिकर्सिव कॉल होते होते हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो आइडिया आपको समझ आ गया कि आइडिया क्या है? जी सर मत साहब। सर मुझे पिवट एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लॉजिक नहीं समझ आया कि वो किस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं हम। पिवट एलिमेंट जो हमारा लास्ट एलिमेंट है ना, ठीक है, उसको हम फॉर एग्जांपल उसको हम पिवट कंसीडर कर रहे हैं। लॉजिक उसकी कुछ तो नहीं फिर है। सेंटर में जाते हैं हम।
उसको हो सकता है वो सेंटर में हो सकता है वो सेंटर में ना आए। जैसे 5 है, हमने 5 सेलेक्ट किया तो 5 से जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो हमने इस तरफ कर लिए, तो 5 से छोटा कौन सा था 2 ओनली, ठीक है, और 5 यहाँ पे आ गए, ठीक है। और 5 से जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे इस तरफ आ गए। तो ये गारंटी करता है कि 5 से जो इस तरफ एलिमेंट्स हैं राइट साइड पे वो इससे बड़े हैं, और 5 से जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो इस तरफ हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं करता है सर आपकी आवाज़ भी शॉर्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। वो सॉर्टेड और आवाज नहीं आ रही। गारंटी नहीं करता। सर आवाज़ भी शॉर्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। अपनी पोजीशन की गारंटी करता है कि मेरी यही पोजीशन होगी जो आपकी सॉर्टेड अरे होगी। मैं इसकी बेस पे हम अपनी अरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना क्लास घर से ही लिया करूँगा, यहाँ पे तो नेट का बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। ओके सो सर आप यूनिवर्सिटी में अभी? यस। सो जब आप पार्टीशन करेंगे तो आप अरे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसका एक लो इंडेक्स है पार्टीशन का और एक हाई इंडेक्स है, ठीक है। इस अरे में से लो और हाई जो है, लो से लेकर हाई तक जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो पिवट एलिमेंट जो है वो कैसे सिलेक्ट होगा? हम एक पिवट एलिमेंट लेंगे, वो पिवट एलिमेंट जो है वो क्या होगा, अरे का जब सबसे हायर इंडेक्स पे पड़ा होगा तो ए ऑफ हाई जो है वो हमारा पिवट एलिमेंट है। इसको आपने पिवट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया, ओके। अब हमने 1 बाय 1 सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं पिवट एलिमेंट के साथ कंपेयर करने हैं, और इससे जो छोटे हैं वो इसी साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे होंगे, उससे बड़े जो हैं वो राइट साइड पे आने चाहिए। तो एक लूप लगाना है हमने, ठीक है। सो सपोज शुरू में हम ये कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। मैं पहले एल्गोरिथम लिखता हूँ, फिर मैं आपको इसको ड्राई रन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। शुरू में हम कोई मतलब एक इंडेक्स लेते हैं जो कि ith इंडेक्स होगा, ठीक है, और वो लो -1 को बिलोंग कर रहा है, ओके। अब हम लूप चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने हर एलिमेंट को कंपेयर करना है पिवट के साथ, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सपोज जे जो है वो आपका लो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो है वो जब तक हाई से लेसर है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, ठीक है। हाई -1, क्योंकि एक्चुअली जो हाई होगा वो तो हमने देख लिया कि वो पिवट एलिमेंट है, तो उससे जो प्रीवियस एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे, तब तक हमने जो है वो अपना जे का लूप चलाना है, ठीक है। और उससे भी एक काम, और हमने जे को प्लस प्लस करते जाना, मीन्स अरे के हर एलिमेंट को पिवट एलिमेंट के साथ चेक करना है। सो लेट्स सी ये किस तरह से वर्क करेगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट जो है यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे सपोज 7 है, 9 है, 2 है और 1 है सपोज, ओके। तो सबसे पहले हमने जो हमारा 5 है ये हमारा पिवट एलिमेंट है, ठीक है। तो पिवट में हमारे पास 5 है, ओके। और हमारा जो ith इंडेक्स है वो अभी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मीन्स i जो है वो आपका यहाँ पे है। अगर ये 1 है, ठीक है, विच इज j इज इक्वल टू 1, तो आपका जो i होगा वो 0 के ऊपर लाई कर रहा होगा स्टार्ट में, ठीक है। ओके सो सबसे पहले हमने कंपेयर करना है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को पिवट के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पिवट के साथ कंपेयर होगा, 5 जो है वो 7 के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। अगर तो एलिमेंट जो है, जो करंट एलिमेंट है वो पिवट से छोटा है,
ठीक है, तो आपने स्वैप करना है ए ऑफ जे जो है, इफ ए ऑफ जे इज लेस देन पिवट, पिवट एलिमेंट से छोटा है, तो आपने क्या करना है, आई और जे को स्वैप करना है। लेकिन आई और जे को स्वैप करने से पहले पहले आपने आई को प्लस प्लस करना है। स्वैप, स्वैप का एक फंक्शन है, स्वैप, स्वैप समझते हैं? स्वैप का मतलब ये है कि आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को आपने इंटरचेंज कर देना है। ओके, अब आपने ऐसे करते जाना है पूरे के पूरे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको समझ आएगी इसके क्या, इसका वो क्या रहा है। अब सबसे पहले हम 7 और 5 को कंपेयर करेंगे। 7 जो है वो क्या पिवट एलिमेंट से छोटा है? नहीं है, तो जे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या 5 जो है वो 7 से जो 9 है वो 5 से छोटा है? नहीं, तो जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, अब जो क्या 2 जो है वो 5 से छोटा है? यस, दिस इज यस। तो इस केस में आप देख सकते हो जो करंट एलिमेंट जो है वो पिवट से छोटा है, तो आपने इसको स्वैप करना है ए ऑफ आई के साथ स्वैप करना है। तो आई जो है वो आपका इधर बिलोंग कर रहा था 0 के ऊपर, तो इस वाले केस में आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे स्वैपिंग होगी तो पहले हम आई प्लस प्लस करेंगे, तो आई यहाँ पे इसको पॉइंट करेगा और इन दोनों को स्वैप कर देंगे और इसको हम स्वैप कर देंगे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, डन हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट दिस वन, क्या 1 एलिमेंट जो है वो 5 से छोटा है? यस, 1 एलिमेंट 5 से छोटा है। तो जब 1 जो है वो आई से छोटा होगा, ठीक है, 5 से, तो इसको हम स्वैप करेंगे। ठीक है, इसको स्वैप करेंगे किसके साथ? आई के साथ। तो आई जो है वो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस जगह पे, यहाँ पे भी। ओके, तो आई को प्लस प्लस करेंगे तो आई यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो फिर 1 को किसके साथ स्वैप करेंगे? 1 को हम स्वैप करेंगे 9 के साथ। 1 जो है वो 9 के साथ स्वैप होगा, तो आपके जो अरे है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 2 1 2 1 एंड 7 9 5। ओके, डन। स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? स्टूडेंट्स यस सर। समझ आइए आपको? क्या समझ आई आपको? यहाँ पे एक गलती है, कौन सी गलती है यहाँ पे एल्गोरिथम में? ओके, तो अगर आपका हाई ये है, ठीक है, तो आपका जो हाई -1 वो ये है। ओके, तो आपका लूप यहाँ तक चलना है, आपका ये लूप जो है यहाँ तक चलना है। ओके, तो इसके लिए आपको j लेस देन इक्वल टू हाई -1 लिखना पड़ेगा। ओके, या j लेस देन हाई लिख दें तो दैट्स बिल्कुल फाइन। ओके, सो आपकी रे जो है वो कुछ इस तरह से हो गई है। ठीक है, अब क्या जो है वो सही ये होगी या पार्टीशन होने होगी है सही? 5 अपनी सही लोकेशन पे आ गया पिवट एलिमेंट? नहीं, नो सर, पिवट अपनी सही लोकेशन पे नहीं है। पिवट जो है वो कहाँ पे होना चाहिए था? 5 जो है उससे 2 छोटे एलिमेंट है, 2 बड़े एलिमेंट, तो 5 जो है यहाँ पे आना चाहिए था। तो अब जब पूरा का पूरा लूप ये वाला चल जाएगा तो आपने आखिर में क्या करना है, आपने हमेशा स्वैप करना है पिवट एलिमेंट को आई के साथ। ए ऑफ आई और उसके +1, जो जहाँ पे आई पॉइंट कर रहा होगा, आई अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 1 के ऊपर, तो आई +1 के साथ आपने इसको स्वैप करना है हमेशा। ठीक है, पिवट को ये आपने लास्ट स्टेप के ऊपर करना है। तो इससे क्या होगा, 5 यहाँ पे चला जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आप देख सकते हो कि 5 ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये वाला पार्ट हो गया 2 1 वाला और एक ये वाला पार्ट हो गया 9 7 वाला। ओके, और 5 अपनी सही लोकेशन पे आ गया। ओरिजिनल जो सॉर्टेड अरे होगी उसमें 5 एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे आ गया, 5 यहीं पे ही होगा 3rd इंडेक्स के ऊपर। अब इस अरे के ऊपर हम दोबारा से वो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं और इसके अरे के ऊपर दोबारा से रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। ओके, तो
यहाँ से हमने रिटर्न क्या करना है, हमने जो पार्टीशन का जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है कुछ, वो क्या क्या रिटर्न कर रहा है, वो एक इंडेक्स रिटर्न कर रहा है जो कि पिवट इंडेक्स है, ठीक है। तो आपने बेसिकली वो पिवट इंडेक्स है क्या, वो बेसिकली i+1 है, तो आपने यहाँ से i+1 जो है उसको रिटर्न भी करना है। ओके, तो ये आपका पिवट एलिमेंट जो इस तरह से आपका पार्टीशन जो है वो, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है वो लिख देता हूँ, वो मैंने रिमूव कर दिया था। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को हम एक अरे पास करेंगे, ठीक है, और उसको हम एक लो इंडेक्स पास करेंगे और एक इसको हाई इंडेक्स पास करेंगे। ओके, और हम चेक करेंगे पहले बेस केस, ठीक है, अगर लो जो है वो जब तक लेसर है हाई से तब तक हम क्विक सॉर्ट जो है उसको कॉल करते रहेंगे रिकर्सिवली। हमने पार्टीशन करनी है, पार्टीशन का फंक्शन जो है वो हमने कॉल करना है, ठीक है, पार्टीशन का फंक्शन उसको भी हम अरे पास करेंगे और लो और हाई पास करेंगे। तो ये हमें क्या करेगा, हमें एक ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा, वो इंडेक्स रिटर्न करेगा जिससे लोअर एलिमेंट्स जो हैं वो स्मॉलर हैं और जिससे हायर एलिमेंट्स जो हैं वो लार्ज हैं। तो ये पिवट इंडेक्स है, ठीक है। तो ये पिवट जो है एलिमेंट वो अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा जब हम पार्टीशन का फंक्शन कॉल कर लेंगे, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स होंगे उसके लिए दोबारा से फिर हम जो है वो क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको फिर हम पहले वाला पार्ट जो कि इसको हम अरे पास करेंगे, ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि अरे के अपने किस पार्टीशन के ऊपर वर्क करना है, लो और पिवट -1, इस वाले पार्ट के ऊपर आपने इसको वर्कआउट करना है। और फिर दोबारा क्विक सॉर्ट जो है दूसरी दफ़ा जब हम कॉल करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि आपने अरे के ऊपर वर्क करना है, लेकिन कौन से पार्टीशंस के ऊपर वर्क करना है, आपने पार्टीशन पिवट एलिमेंट +1 यहाँ से लेकर आपने हाई इंडेक्स तक यहाँ पे आपने वर्क करना है। ओके, और पार्टीशन का फंक्शन क्या कर रहा है वो भी अभी मैंने आपको बताया कि ये पार्टीशन का फंक्शन किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो पार्टीशन का फंक्शन इस तरह से एक ही लूप में एक अरे को पिवट के अकॉर्डिंगली दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, अब इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये बताएं कि पार्टीशन का जो फंक्शन है, ठीक है, ये तो अभी देखते हैं कि जो इफ की कंडीशन है ये कितनी दफ़ा चलती है, डिपेंडिंग अपॉन के कितनी दफ़ा क्यूएस की जो रिकर्सिव कॉल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पार्टीशन का फंक्शन है, ठीक है, ये कितनी दफ़ा चलता है। सो पार्टीशन फंक्शन जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, लेट्स सी, ठीक है। सो इसकी जो आप देख सकते हैं कि जो ये एक आइटरेटिव फंक्शन है, ठीक है, और ये जो एक ही दफ़ा ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है चलेगी, ठीक है। तो इसकी जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इसके लिए वो 1 होगा, ठीक है, इसके लिए भी नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो 1 होंगे, ठीक है, और इसको हम किसी कॉस्ट C1 या C2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, लो से हाई तक, ठीक है। सो लो से हाई तक मीन्स कि ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इस स्टेप की वो n, ये n स्टेप्स चल रहा है, n-1 स्टेप्स। मैं इसको इसमें लिखता हूँ येलो में, n-1 टाइम्स ये वाला लूप जो है वो चल रहा है। ओके, और जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा ऑब्वियसली उतनी दफ़ा ये कंडीशन चेक होगी। ओके, सो इनवर्स केस सपोज हर कंडीशन हर दफ़ा ट्रू होती है तो ये भी n-1 टाइम्स, अगर ये n-1 टाइम्स चलेगी तो ये कंडीशन जो ये वाली कंडीशन है ये n-2 टाइम्स चलेगी, क्योंकि एक दफ़ा लूप जो है वो यहाँ पे इसकी कंडीशन एक्स्ट्रा चलेगी यहाँ पे, तो ये n-2 टाइम्स चलेगी और ये भी n-2 टाइम्स ये वाली स्टेटमेंट चलेगी इनवर्स केस, और ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी n-2 टाइम्स चलेगी इनवर्स केस। ओके, और ये कंडीशन जो है ये लूप से बाहर है तो ये एक दफ़ा चलेगी, इसकी कॉस्ट 1 है, और ये भी एक दफ़ा चलेगी। तो इसकी आप देख सकते हैं कि मैंने सारी स्टेटमेंट्स जो हैं उसको 1 बाय 1 मैंने देखा कि ये 1 टाइम्स चलेगी, ये 1 टाइम्स चलेगी, ये n-1 टाइम्स चलेगी, ये n-2 टाइम्स चलेगी, ये n-2 टाइम्स चलेगी एंड सो ऑन। तो इसकी सारी कॉस्ट जो है इसको हम ऐड अप करेंगे और उसमें से जो मैक्सिमम है वो लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा n-1, ओके, विच इज़ इक्वल टू
big of n. ओके, n तो times. जो n टाइम्स, तो जो n टाइम्स जो पार्टीशन का फंक्शन है, ये इसकी इटसेल्फ जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो n टाइम्स है। जब भी पार्टीशन का फंक्शन चलेगा, ठीक है, तो ये n टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। अब ये कितनी दफ़ा चलेगा, ठीक है, मीन्स इसकी एक दफ़ा रन होने की जो कॉस्ट है वो है n स्टेप्स। अगर 2 दफ़ा रन होगा तो ऑब्वियसली 2 को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये n टाइम्स रन होगा तो हर दफ़ा ये n स्टेप्स ले रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसकी कॉस्ट जो है वो n² आएगी। अगर n टाइम्स चलेगा तो, अगर फॉर एग्जांपल log n टाइम्स चलता है ये वाला फंक्शन और हर स्टेप के ऊपर इसकी जो कॉस्ट है वो n है, तो इसकी टोटल कम्प्लेक्सिटी होगी n log n। ओके, तो how many number of times partition function will execute and on each step how many steps it needed। तो on each कॉल, ये इसको n steps required है हर कॉल के ऊपर, और ये कितनी दफ़ा कॉल होगा, लेट्स सी, इसको चेक करते हैं कितनी दफ़ा कॉल होगा। सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू थ्रू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हम इसका जो है ना वो इसका एवरेज केस भी डिस्कस करते हैं और इसका वर्स्ट केस भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो बेहजाद वाली बात है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, बेहजाद जिसको सोच रहा है, ठीक है। सपोज आपके पास n एलिमेंट्स हैं, ओके, और सपोज जब आपने पार्टीशन किया, ये सपोज ये अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, सपोज यहाँ पे 32 पड़ा हुआ है, okay? अब जब हम पार्टीशन करेंगे तो ये पार्टीशन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो ये वाला पार्ट होगा जो कि इससे छोटे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, और इससे चूंकि ये सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था 32, तो इस तरफ इसकी जो अरे होगी वो नल होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो ये 2 पार्ट्स में कुछ इस तरह से डिवाइड होगी, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो इस वाली अरे में जो जब रिकर्सिव कॉल होगी तो ये दोबारा से n-1 के साथ दोबारा से रिकर्सिव कॉल होगी, ओके। सपोज यहाँ पे अब चूंकि हमने अज्यूम किया है कि ये अरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ी हुई है, हम अभी इसका वर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जिस केस में ज़्यादा से ज़्यादा रिकर्सिव कॉल्स होंगी, हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास डेटा एलिमेंट्स कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन 31 एंड 32, ओके। तो इस केस में जब हमने इसको पिवट एलिमेंट कंसीडर किया तो उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, इस तरफ n-1 एलिमेंट्स, और यहाँ पे इस तरफ जो है इसके कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब दोबारा n-1 एलिमेंट्स के लिए दोबारा से रिकर्सिव कॉल जाएगी, ठीक है। उसमें पिवट एलिमेंट ये वाला कंसीडर होगा 31, ठीक है, और 31 जब कंसीडर होगा तो ये फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इस अरे को, और एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इसके लिए ये वाली अरे है, ये इतना पार्ट है इसके लिए, ओके। सो कितनी अगर आपके पास 32 एलिमेंट्स हैं तो आप मुझे बताएं कि कितनी दफ़ा रिकर्सिव कॉल होगी। जी स्टूडेंट्स, 31 times sir। 31 टाइम्स, ओके। 31 तो मीन्स कि हर एक दफ़ा हर कॉल के ऊपर सिर्फ एक एलिमेंट एलिमिनेट होता है और बाकी एलिमेंट्स के लिए रिकर्सिव कॉल जा रही है। इसका मतलब है कि n-1 टाइम्स जो है वो इसकी कॉल्स होगी। अगर अगर आप n-1 रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, ठीक है, इतनी दफ़ा कॉल हो रही है, n-1 टाइम्स कॉल्स हो रही है, और हर कॉल की जो कॉस्ट है, ईच कॉल की कॉस्ट जो है वो n है ड्यू टू पार्टीशन, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। n into n-1 यस, नंबर ऑफ कॉल्स, मतलब कि n² - 1 हो गया। number of calls multiplied by cost of each call। cost of each call जो है वो हमारे पास है, वो हम देख चुके हैं। वो पार्टीशन की फंक्शन की वजह से हर दफ़ा जब भी क्विक सॉर्ट कॉल होगा, जब भी ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा,
इसमें पार्टीशन का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसकी वजह से इसकी जो कॉल है वो है बिग ऑफ, इसकी हर कॉल की जो कॉस्ट है वो n है, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉल जो है वो n-1 है इनवर्स केस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, n square minus 1. n square minus n which is Yes, equal to big of n square। ओके, तो वर्स्ट केस में जो क्विक सॉर्ट है, वर्स्ट केस में क्विक सॉर्ट जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका जो है ना वो एवरेज केस या बेस्ट केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। बेस्ट केस में क्या होगा, लेट्स सी द डेटा। आपके ख्याल में बेस्ट केस क्या होना चाहिए, कैसा बेस्ट केस कैसे होगा, किस केस में क्विक सॉर्ट जो है वो बेस्ट परफॉर्म करेगा पिवट की बेस पे? सब जिसमें एलिमेंट्स पहले से ही सॉर्टेड हो। नहीं, वो तो इसका जो है वो वर्स्ट केस है, वो तो हमने देखा भी, इसमें एलिमेंट्स पहले से ही सॉर्टेड हैं, वो तो इसका वर्स्ट केस है। उसमें तो ये पिवट जो है वो ये सिलेक्ट होता है 32 और उसकी बेस पे वो डिवीजन करता है, तो उसको 31 एलिमेंट्स एक तरफ चले जाते हैं और बाकी एक एलिमेंट पिवट जो है वो एक तरफ चला जाता है। फिर वो दूसरे एलिमेंट्स की बेस पे रिकर्सिव कॉल करता है, फिर वो एक एलिमेंट जो है वो एक तरफ चला जाता है, बाकी 30 एलिमेंट्स एक तरफ चले जाते हैं, एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती रहती है। 32 बेसिकली 31 जो है रिकर्सिव कॉल्स चली जाती हैं। इसका बेस्ट केस तब होगा जब डेटा जो है वो रियल 2 पार्टीशंस में डिवाइड होगा। जैसे अगर आपके पास 1 से लेकर 32 एलिमेंट्स हैं वो, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं पड़े हुए, डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सपोज यहाँ पे 16 है, पिवट आपका 16 है, ओके, और आपके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3 है, 32 है, ठीक है, 1 है, 4 है, एंड सो ऑन, इस तरह से एलिमेंट्स आपके पड़े हुए हैं। तो 1 से लेकर आपका जो इंडेक्स है 1 से लेकर 32 तक है, ठीक है। सो 1 से लेकर 32 तक एलिमेंट्स हैं और पिवट आपने सेलेक्ट कर लिया 16। जब आप पिवट आपने 16 सेलेक्ट कर लिया, जब पहली दफ़ा कॉल जाएगी और पार्टीशन होगी तो 16 से जो छोटे एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, वो सपोज 1 है, 3, 1, 4, 7, ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, सपोज 13। और इससे जो लार्जर एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, सपोज 19, 17 और 21। तो इस तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं लार्जर वो इस तरफ आ जाएंगे और जो सारे के सारे जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे। तो लोड बैलेंसिंग हो गई। सो लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर 32 एलिमेंट्स थे तो 15 एलिमेंट्स सपोज जो है वो इस तरफ आ गए और आपके पास 16 एलिमेंट्स जो है वो इस तरफ आ गए, ठीक है, और एक ये वाला एलिमेंट डाल के आपके पास टोटल 32 एलिमेंट्स हो गए, ओके। तो आप देख सकते हो कि इसके लिए फिर रिकर्सिव कॉल जाएगी, इसके लिए फिर रिकर्सिव कॉल जाएगी, ओके। आप मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह से पार्टीशनिंग होती रहे लोड बैलेंसिंग के थ्रू, जिसमें इक्वल पार्टीशनिंग होती है, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल एलिमेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं, अगर ये बेस्ट केस है इसका, तो आप मुझे ये बताएं कि इसके लिए कितनी रिकर्सिव कॉल्स होंगी? सर log n, log of n. log of n मींस बाइनरी हर दफा ऐसे हो रहा है। बाइनरी बेसिक एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है कि हर दफा जो डेटा है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब पार्टीशनिंग होगी तो एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा और उसके साथ एक 7 एलिमेंट 7 एलिमेंट्स इधर होंगे, 7 एलिमेंट्स इधर होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब कॉल होगी, ठीक है, तो अब फिर हम ये क्या करेंगे कि अब इस 7 एलिमेंट्स की जब कॉल होगी तो 3 एलिमेंट्स इधर होंगे और 3 एलिमेंट्स इधर होंगे, ठीक है। सो ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है, ये जो रिकर्सिव कॉल के वो बेसिकली log n है, ओके। अब हर कॉल की जो कॉस्ट है वो n है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना। क्यों? क्योंकि एक तो रिकर्सिव कॉल्स जो हैं वो मल्टीपल सेक्शंस के ऊपर हो रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आके जो है ना हमारा जो ये वाला तरीकाकार है जो हम अभी बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ तक ना ये ठीक था। लेकिन अब ऑनवर्ड हम जो है ना अगर कॉम्प्लिकेटेड इस तरह की रिकर्सिव कॉल्स जाती हैं तो हमें ना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करना, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि हमारे पास कोई फॉर्मल मेथड है
कोई ऐसा मेथड जो कि रिटन हो, जिसकी बेस पे सबकी कॉम्प्लेक्सिटी ये जो है वो सेम आए। अगर 10 स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10 स्टूडेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी सेम आए। कोई प्रोसीजर है, इसकी कोई टेक्निक है, तो देयर आर ऑब्वियसली ऑफ कोर्स देयर आर सम टेक्निक्स। वन इज कॉल्ड मास्टर थ्योरम, वन इज कॉल्ड ट्री बेस्ड, जो हम कॉल्स जो हैं जाती हैं तो हम ट्री बनाते हैं और ट्री के बेस पे हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो हम वो सारी टेक्निक्स लर्न करने गए, तो उससे हम ये हम जो है वो हमारी लर्निंग होगी। कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा जो एल्गोरिथम होगा उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द वेरी नेक्स्ट क्लास हम जो है वो थ्योरम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड complexity of difficult complex algorithms formally. Okay, so कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नो नो सर। तो अगर आपको जो है वो कह दिया जाता है कि इस एल्गोरिथम में आपने ये करना है कि जो पिवट एलिमेंट सिर्फ बड़े एलिमेंट हैं, मतलब अगर आप ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, तो इस एल्गोरिथम में क्या चेंज आएगी, व्हाट चेंज यू शुड नीड टू अप्लाई इन दिस एल्गोरिथम। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा जो है वो सॉर्ट करना है तो इस एल्गोरिथम में क्या चेंज आएगी, क्या क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम में कोई चेंज आएगी इस वाले पोर्शन में। ये वाला जो पोर्शन हमें लिखा है यहाँ पे इसमें करिए उसका उल्टा हो जाएगा। क्या करेंगे आप? हाई इज ग्रेटर देन लो हो जाएगा। अरे जो हाई होगा वो लो बड़ा कर होगा। दें। हाई इज लेस देन। हाँ, उसमें आप सिंपल ये वाली चेंज करोगे बस, ठीक है। तो इसकी बेस पे जो है ना वो आप देखिएगा, इसकी बेस पे रन करिएगा तो फिर देखिएगा आपका डेटा जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो है ना आपकी भी प्रैक्टिस के लिए आप इसको इस तरह से अप्लाई करके आप देखें कि क्या ऐसे हो रहा है कि मतलब मैंने नहीं किया, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, हो सकता ना हो, लेकिन आप जो है इसको ट्राई करें। अगर जो है ना अगर आप ए ऑफ ये जो है जो करंट एलिमेंट है वो पिवट अगर पिवट से बड़ा है तो तब अगर आप स्वैप कर रहे हैं तो उस केस में आप देख सकते हो कि मे बी जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो इसको ट्राई करिएगा घर पे। ओके स्टूडेंट्स, आज 30 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो आपकी अटेंडेंस मैं उधर से देख के अब मैं मार्क कर रहा हूँ, तो बी श्योर कि आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% जो है वो इसको इंश्योर करें, अदरवाइज आपके लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी, वो आपको बैठने नहीं देंगे एग्जाम में, ठीक है। सर एक बात बताइएगा पेपर से रिलेटेड, पेपर जो है अभी तक क्या